हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन पर। और जो हमारा सीरीज चल रहा था वो चल रहा था क्विक रिवीजन का, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। और आई होप आपने काफ़ी प्यार दिया है। हमारा जो चैप्टर हुआ था वो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक हमने बात कर लिया था। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं? तो इसमें टोटल जो हमारे चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 12 तक हैं। मतलब 1 से लेकर 12 चैप्टर तक इसमें है इरिगेशन में। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ है, 6 चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गए। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 6 चैप्टर तक वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 के बाद चलते हैं 7th में। तो यहाँ पर 7th में जो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है डैम। ठीक है, डैम क्यों बनाते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हम डैम बनाते हैं वो पानी को रोकने के लिए, पानी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते जिससे आपको चीज बहुत ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि बांध किसे कहते हैं, तो बांध कुछ नहीं है, कुल मिलाकर इसमें हम करते क्या हैं, पानी को रोकते हैं। पानी को रोकते हैं, जैसे कि नदी का फ्लो हो रहा है और पानी को रोकते हैं। पानी को रोक कर क्या करते हैं, फिर उसको सिंचाई के लिए, मल्टीपर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बात हम करें तो हम यूज कर सकते हैं बिजली में। जैसे अगर हमें बिजली उत्पादन करना है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार अप्रवेश मिट्टी, ईंट, पत्थर, चिनाई, ईंट की जो आड़ी दीवार खड़ी की थे। जैसे अगर मान लीजिए एक रिवर यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डैम बना दिया। डैम से क्या होगा, पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। तो यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर बात के भी टाइप देखेंगे तो चीज़ों को आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बांध किसे कहते हैं, बनाने का उद्देश्य। तो अभी जस्ट बता ही दिए हैं कि बांध क्या होता है, एक कृत्रिम झील होता है जो मिट्टी का, पत्थर का या कंक्रीट का बनाया जाता है। बांध की ऊंचाई इतनी इतनी रखी जाती है अथवा अन्य किसी भी कारण से पानी उसके ऊपर से ना निकले। देखिए हमारा पहला जो टारगेट होगा कि डैम हम ऐसा बनाए कि पानी उसको ऊपर से फ्लो ना करे। अगर ऊपर से फ्लो करेगा तो क्या दिक्कत हो, ऊपर से अगर फ्लो करेगा तो डैम हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये व्यवस्था अपनाते हैं। जलाशय में घुसे अतिरिक्त पानी को बांध के अनुप्रवाह से निकालने के लिए व्यवस्था की जाती है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे लिखा है स्पिलवे। स्पिलवे का मतलब क्या होता है, जब पानी को हम ऊपर से निकाल देते हैं या फिर कोई मार्ग बना देते हैं। ठीक है, तो लिखा है क्या, जलाशय में घुसे अतिरिक्त पानी को बांध के अनुप्रवाह से निकालने की व्यवस्था, इसके लिए किनारों पर अथवा अनुपयुक्त बिंदु पर स्पिलवे का निर्माण करता, मतलब एक्स्ट्रा पानी को जो है निकालने के। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे बाढ़ से हमारा क्या क्या हो सकता है, बाढ़ के उद्देश्य जैसे शुष्क ऋतु के लिए जल भंडारण। जैसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे जब बारिश के टाइम है तो पानी का प्रॉपर स्टोरेज था, पानी आपको आराम से मिल जाए। जबकि अगर बात करते हैं शुष्क ऋतु में, क्या उसमें बारिश होती है? आप कहेंगे नहीं सर बारिश उसमें नहीं होती। तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमारा टारगेट होगा वो पानी को रोक कर करेंगे। पानी रोक लेंगे, उससे क्या होगा कि हम एक लॉन्ग टाइम तक पानी का स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर समझना है। बाढ़ नियंत्रण, जैसे आप आज के टाइम पर आप देखते होंगे कि कहीं केरला में, कहीं बिहार में, कहीं मध्य प्रदेश में आज नॉर्मली है बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, इस फ्लड को रोकने के लिए हम डैम बना देते हैं जिससे फ्लड हमारा ना आए। पन बिजली उत्पादन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब मछली के पालन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए जैसे आ सकता है बांध के लिए उपयुक्त चयन, तो बांध के लिए उपयुक्त चयन मतलब न्यू बनाएंगे। फिर नदी का पार्ट हम ये देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए नदी कहीं मान लीजिए बहुत चौड़ी है और कहीं कम है, तो हम एक ऐसे पार्ट का चयन करेंगे जहां पर नदी की चौड़ाई कम से कम हो। ठीक है, टोपोग्राफी क्या हो, यहाँ पर यह कह रहा है कि बांध के लिए सकरी घाटी जिसके ऊपर आग में खुला या चौड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो, ठीक है, वहां पर यूज करेंगे। बस इतना पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहुंच मार्ग हम ये भी देखेंगे, जो हम डैम बनाएंगे वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए, पहुंच मार्ग के पास होना चाहिए जिससे हम वहां पर पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है।
यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बाद में आप कहेंगे सर लिखे नहीं थे, तो ये क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से देगा कि कोई भी डैम दे सकता है, पूछ लेगा कि अर्थ अर्थ डैम बताइए, रॉक फील्ड डैम बनाइए, ठीक है, कंक्रीट डैम बनाइए, या फिर बांधों का वर्गीकरण कीजिए, पूछ सकता है, बांधों का वर्गीकरण। तो बांधों का वर्गीकरण कैसे होता है? निर्माण सामग्री के आधार पर, दूसरा प्रकार के आधार पर, तीसरा जलदाब रोधक के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर, और ऊंचाई के आधार पर हम क्या करते हैं, डैम का क्या करते हैं, डिफिनीशन, मतलब डैम को हम डिफाइन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। निर्माण के देख लीजिए, निर्माण में क्या क्या आता है। निर्माण में जो हमारे डैम होते हैं, जैसे मिट्टी का हो गया, कंक्रीट का हो गया, मैसनरी का हो गया, स्टील का हो गया, तो हम कई तरह का क्या कर सकते हैं, डैम को बना सकते हैं, कई मटेरियल का यूज। अब आइए प्रकार के आधार पर, जैसे एक आया संचायक बांध। संचायक बांध क्या होता है? नदी के अतिरिक्त पानी को एकत्र करने के लिए यह बांध बनाया जाता है, ताकि शुष्क ऋतु में नदी के सूख जाने पर सिंचाई, मतलब अगर हमारा क्या हो जाए, नदी सूख जाए, तो अगर हम डैम बनाए तो पानी वहां रुका रहेगा, जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी के आधार पर हमारा है आखड़ा बांध, माता टीला बांध, कालागढ़ बांध इत्यादि। उसके बाद आता हमारा मूड़ बांध। मूड़ बांध क्या है? नदी के पानी को नहर की तरफ मोड़ने के लिए, मतलब कि जो नदी का पानी है, जैसे कि हमने क्या किया, ये नदी बनाया, ये हमारी नदी थी, यहाँ पर हमने डैम बना दिया, और यही हमने हमारा क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रिवर है, सॉरी, यहाँ पर हमारा कैनाल है, तो ये पानी को हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो उस पानी को मोड़ने के लिए जो हम क्या करेंगे, बांध बनाएंगे, उसे बोलते हैं मूड़ बांध। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओखला बैराज, नागल बैराज, बैराज। फिर आता है रोक बांध। रोक बांध क्या है? यह बांध कम ऊंचाई का होता है, बाढ़ के पानी को आंशिक रोक, मतलब बहुत ज्यादा रोकने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत रोकने के लिए इसका यूज कर। ठीक है, जल दाब रोधन के आधार पर, जैसे ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम किसका बनाते हैं हम? कंक्रीट का बनाते हैं। डार्ट आर्च डैम, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा। ग्रेविटी डैम, यह बांध संचित जल के पार्श्व दाब को स्वयं के भार के कारण प्रतिरोधित करता है। इसकी स्थिरता इसके खंड तथा निर्माण सामग्री के भार पर निर्भर करता है। नदियों बनाए गए अधिकतम बांध इसी श्रेणी में आती है। डार्ट के प्रकार, जैसे आर्च, ये क्या होता है, ये बांध प्लान में एक, मतलब होता ना डांट, आर्च, मतलब एक आर्च के नुमा में ये डांट बना, मतलब ये बना होता है ये डैम। ठीक है, आर्च की तरह, मतलब इस तरह अगर बात करते हैं, इस तरह का डैम बना हो। ठीक है, अगर ये हमारी रिवर है, इस तरह के यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैम इसके ऊपर इस तरह। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा, बटस डैम, जिसे बोलते हैं पुस्ता दाम, पुस्ता बांध। इस बांध को स्थिर करने के लिए इसके पीछे उचित अंतराल पर पुस्ते, मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारा डैम है, इसका सपोर्ट करने के लिए लगा दे, हर जगह क्या करे, लगा दे। अब आता है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार पर मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम क्या होता है? यह कम ऊंचाई के बाद होता है, इसके ऊपर से हमारा क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो डैम। ठीक है, समझ में आ गया? ओवरफ्लो डैम क्या होता है, मतलब पानी का क्या करते हैं, ऊपर से क्या कराते हैं, कराते हैं, इसे बोलते हैं ओवरफ्लो डैम। ठीक है, देखिए चीजों को समझते हुए चलिए, ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करके स्किप भी करना है, चीजों को एक बार पढ़ना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो एक क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन बैंक साथ में लेकर बैठेंगे, तो बस सुनना है, बस सुन लेंगे, आप एग्जाम में आराम से कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मतलब आपने सुन लिया और क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं, बैंक अपने पास रखिए। आपको खुद मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है नॉन ओवरफ्लो डैम, मतलब ये क्या करते हैं, डैम की हाइट ज्यादा रखते हैं और पानी उससे ऊपर से फ्लो। अब आता है दृढ़ता के आधार पर रिजिड डैम, मतलब एक ऐसा डैम जो क्या करते हैं, जो एकदम फिक्स करते हैं। जैसे बात करते हैं कंक्रीट का, इस्पात का, ये हमारे रिजिड डैम होते हैं। अब आता है हमारा नॉन रिजिड डैम, जिससे क्या होता है, लचीला। पत्थर की भराई के बांध क्या होता है कि लचीला होता है, ठीक, क्योंकि ये दबने वाला होता है, तो पानी का रिसन भी।
ऊंचाई के आधार पर इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ऊंचाई के आधार पर लो डैम, हाई डैम। ठीक है, बस आपको देखना है। एक डायग्राम बना लीजिएगा बस। अब देखिए डैम का चयन कहाँ करेंगे। डैम देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर डैम का चयन करना को सबसे पहले हम ये देखेंगे वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, सब क्षेत्र की आकृति कैसे है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पर एक चीज़ का चयन करेंगे कि सबसे पहले कि जहाँ रिवर की लंबाई कम होगी उस रिवर लंबाई को चयन करेंगे। प्रयास ये करेंगे, अगर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, अगर उस चौड़ाई पर अगर हम अपना डैम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है खर्च हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस होगा, जो न्यूनतम लंबाई होगी वहीं पर हम क्या करेंगे, डैम को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए नींव स्थल का चयन। नींव स्थल का चयन का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर यदि नींव में ठोस चट्टान उपलब्ध है तो कोई भी बांध उपयुक्त रह सकता है। ठीक है, जब नींव में पर्याप्त गहरी बालू सिल्ट स्थिर हो। मटेरियल की उपलब्धता, जैसे हम अगर डैम बना रहे हैं तो हमारा ये भी फोकस हो कि हमारा आसानी से वो उस साइट पर मटेरियल पहुंच जाए। ऐसा साइट नहीं होना चाहिए जहां पर हमारा मटेरियल न पहुंच पाए, तो इस चीज को थोड़ा फोकस करना। ठीक है, बांध की ऊंचाई, बस मेन मेन पॉइंट देख रहे हैं। बांध की ऊंचाई 30 मीटर तक ऊंचाई के लिए बांध उपयुक्त रहता है। ठीक है, अन्य कारक जैसे केवल हमने 5-6 पॉइंट बताए, बस वही आपको लिखना भी है। बांध की किसी प्रकार का निर्णय करते समय उपरोक्त तत्वों को अतिरिक्त विशेष संबंधित तकनीकी ज्ञान अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इससे मृदा बांध से क्या समझते हैं। मृदा बांध कुछ नहीं है, जहां पर हम मिट्टी का डैम बनाते हैं उसे बोलते हैं मृदा डैम। ठीक है, उसके बगल में क्या करते हैं, पत्थर की पिचिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो गया, वो नदियां जो हो उसको काटे न। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जल का भंडारण करने के लिए नदियां, नालों, मिट्टी पत्थर की बात पुराने समय से बनाया जा रहा था, इनकी ऊंचाई कम रखी जाती है। अब मृदा इंजीनियरिंग के विकास के कारण 200 मीटर से अधिक मृदा बांध बनाए जाने लगे जो संतोषजनक ढंग पर काम कर रहे हैं। पहले मिट्टी के बांध अनुभवी सूत्रों से बनाए जाते थे। ठीक, अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे आज के टाइम पर हम कंक्रीट का डैम बना रहे हैं, स्टील का डैम बना रहे हैं। पहले के टाइम पर हम किसका बनाते थे, मिट्टी का डैम का बनाते थे। जैसे मिट्टी के डैम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वहाँ का चयन करेंगे कि वहाँ की सॉइल कैसे है। जैसे जब बांध स्थल पर उचित गहराई पर जाने पर दृढ़ नींव उपलब्ध ना हो तो और मृदा की धारण क्षमता काफी कम हो। मृदा की रचना सेल्ट, बालू, मटियार कोई भी हो सकती है। ठीक, पारिगम में हो। बांध की ऊंचाई कम रखनी चाहिए और बांध अस्थायी होना चाहिए, मतलब कॉफर डैम। अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा कि मृदा बांधों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पहले रचना का अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू डिजाइन में एक होमोजीनियस, अगर यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है जो हमने डाला, अगर होमोजीनियस है मतलब अलग अलग एलिमेंट नहीं है, जैसे अगर हमने यहाँ पर सॉइल ही डाला है, या हमने यहाँ पर पत्थर ही डाला या फिर कंक्रीट ही डाला, कंक्रीट तो जैसे हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने होमोजीनियस मिक्सचर डाला, फिर यहाँ पर हमने देखा एक सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर स्टोन की पिचिंग कर दिया। देखिए यहाँ पर स्टोन का पिचिंग साइड हमने क्या किया, स्टोन का पिचिंग कर दिया। स्टोन का पिचिंग कुछ नहीं है, जैसे अगर हमारी ये डैम है, ठीक, हमने डैम बनाया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो कटे नहीं, इसके लिए पत्थर हम क्या करते, रख दे। बस यहीं पर करना है। यहाँ पर सरल प्रकार का मृदा बांध है, इसके निर्माण में मृदा का प्रयोग किया जाता है। इस बांध की फलकों को प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह उपयुक्त ढाल 3:1 से या 2:1, मतलब अप स्ट्रीम में 3:1 और डाउन स्ट्रीम में कितना रखते हैं हम, 2:1 का रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है बिस्मांग। जैसे बिस्मांग का मतलब इनपरवियस, जैसे यहाँ पर परवियस, ठीक है, और इनपरवियस मतलब कोई भी मटेरियल रख कर हम बना देते हैं। तो जब बांध के निर्माण में एक से अधिक प्रकार की मृदाओं का प्रयोग किया जाता है तो क्या बोलते हैं, बिस्मांग बोलते हैं। ठीक है, मृदा बांध के नाम जाना जाता है, बांध के विभिन्न तत्वों पर अलग अलग मृदा का प्रयोग कर। ठीक है, जिसे हर्टिंग पारिगम बोला जाता है। अब आइए कोर। कोर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि होमोजीनियस, ठीक है, या हमने क्या किया इम्परिवस, यहाँ पर क्या करेंगे, कोर वॉल बना देते हैं। ठीक है, जहां से पानी रिसे है। तो ये भी बोल सकते हैं इस प्रकार के बांध के मध्य में 14 मृतिका चिनाई की एक दीवार बनाई जाती है, इसे कोर वॉल कहते हैं। बस सिंपल चीज है। निर्माण विधि के आधार पर जैसे कुटाई रोल्ड फील्ड,
कोल्ड फील्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कोल्ड फील्ड, तो यहाँ पर देखेगा यह बात एक प्रकार पर के मृदा के तह बिछा कर, मतलब मृदा की तहबाई तह, जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी जब आप घर और बनाते हैं तो जब फाउंडेशन बन जाता है तो आप तहबाई तह रखकर क्या कहते हैं कंपैक्ट करते हैं, उसी तरह से आप क्या करेंगे तहबाई तह को रखेंगे। यह यह बात एक के ऊपर एक मृदा की तह बिछाकर उचित कुटाई करके क्या करते हैं बांध के लिए आवश्यक मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक फील हाइड्रोलिक द्वारा कर देते हैं, बस इसमें इतना समझना। अच्छा, जो मृदा का लॉसेस होगा वो कैसे होता है, रिसन के द्वारा, बस तो इतना समझना है। जैसे मृदा बांधों की ढालों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मृदा बांधों की सुरक्षा वहां पर पत्थर की पिचिंग कर दें, या फिर हम क्या करें पत्थरों की भराई कर दें, या फिर कंक्रीट स्लैब बना दें, तो इससे हमारा क्या हो सकता है मृदा हमारा बच सकता है। मृदा बांधों के निर्माण से बातों को ये पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मृदा बांधों का गुण या दोष, एक मिनट समझ लीजिए मृदा बांधों का गुण या दोष क्या होता है। देखिए मिट्टी के बाद पहला काम क्या होता है, इकोनॉमिकली ठीक होती, ठीक है, जबकि मिट्टी आसानी से लाया जा सकता है साइट पर। उसके बाद क्या होता है खर्चे बहुत कम होते हैं, बहुत कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होता। मगर सबसे बड़ी लॉस क्या होता है, अगर जैसे भी इसमें रिसन हुआ वैसे हमारा डैम क्या होता है खराब होने लगता है, या अगर पानी ऊपर से फ्लो किया तो हमारा क्या होता है डैम खराब होने लगता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए मृदा बांधों गुण। ग्रेविटी डैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक देखिएगा ग्रेविटी डैम क्या होता है अन्य बांधों की तुलना में। ग्रेविटी डैम समझिएगा अन्य बांधों की तुलना में भारआश्रित बांध अधिक दृढ़ और स्थिर होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे अर्थ डैम में, तो अर्थ डैम किसका बना था, मिट्टी का बना था। जब मिट्टी का बना था तो होता क्या था, इसमें सबसे बड़ी चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, बहुत कुशल कारीगरी की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, कंपैक्शन आसानी से कर सकते थे। लॉस क्या होता था, अगर पानी एक बार इसके ऊपर से फ्लो किया तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डैम खराब हो जाए। इस चीज को समझना है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम किसका बनाते हैं, इसमें हम कंक्रीट का बनाते हैं। ठीक है, तो अन्य बांधों की तुलना में भारीश्रित बांध मतलब ग्रेविटी डैम अधिक दृढ़ होता है, अनुरक्षण में मतलब न्यूनतम आएगा। जबकि अगर अर्थ का है न्यून अर्थ में हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें क्या करना पड़ता है, अनुरक्षण करना पड़ता है। तो यह बात स्थल पर ठोस दृढ़ उपलब्ध होते हैं, बस इतना। इसे सोलिड डैम के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। क्या समझना है इसमें, एक डैम का ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ से ये डैम, ठीक है, तब एक हमने क्या किया ट्रायंगल फॉर्म को बना दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी L/3, यहाँ से L/3, और टोटल हमारा कितना होगा B/3। ठीक है, आश्रित बात मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे ग्रेविटी डैम है विभिन्न शक्तियां कौन होती है, सेल्फ वेट होता है। ऐसे अगर हम ग्रेविटी डैम बनाएंगे तो उसका क्या रहेगा, सेल्फ सबसे बड़ा रहेगा सेल्फ वेट। और क्या रहेगा सेल्फ वेट का बाद, तो उसका खुद का वेट रहता है। बाहरी जलदाब मतलब वाटर प्रेशर लगाएगा, कितना लगाएगा, WH²/2 लगाएगा। ठीक है, कितनी दूरी पर लगाएगा, H/3 पर लगाएगा। अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, सभी कच्चे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा फोकस करिएगा। सभी कच्चे व पक्के बांधों से इनके पिंड पर न्यू से इनके प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, संचित जल के दाब के कारण रिसन होता है। यह रिसन बांध की फोर्स में मतलब क्या करते हैं, देखिए अपलिफ्ट, अपलिफ्ट प्रेशर मतलब क्या करेगा, अगर हमारा कोई सेक्शन है तो क्या करेगा, बार बार फोर्स लगाएगा, जिसे बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। ये लिखा ना, सभी कच्चे और पक्के बांधों से इनके पिंड पर न्यू से इनके प्रति प्रवाह मतलब डाउन अप स्ट्रीम से संचित जल के दाब के कारण रिसन होता है। यह रिसन बांध की फोर्स व बांध पिंड के
बाहर आने की चेष्टा करता है इसी प्रतिप्रवाह, मतलब से मान लीजिए नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं, जो W/2 अर्थक्यूब प्रेशर। जैसे अगर कोई डैम बना है तो उस पर कौन सा प्रेशर काम करता है, अर्थक्यूब प्रेशर काम करता है, समझना है। तो भारश्रित बांध से एक क्वेश्चन फिक्स है आना आना, ठीक है। जैसे इसके गुण और दोष, जैसे इसमें लंबाइयाँ कम रखते हैं, इसमें मुक्त बांध के रूप में बनाया जाता है, विफलता अचानक से विफल नहीं होती, इसे मिट्टी वाला अचानक से विफल होती है, आयु अधिक होती है, बस इसको। डांट बात इसे पूछा है, डांट बात क्या होता है, तो कुछ नहीं है, डांट बात मतलब एक हम क्या बनाते हैं, डांट की तरह, इस तरह से हमने क्या किया, बना देते हैं वाटर पर। ये हमारा क्या होगा, कोई नदी होगा, तो उस पर इस तरह का हम क्या करेंगे, डैम बना देते बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं डांट बात। डांट बात जल के दाब को, डांट बात जल के दाब को डांट क्रिया द्वारा प्रतिरोधित करती है, अतः इसके अत्याधार पर्याप्त सामर्थ्यवान होते हैं। बस इसमें बस इतना है कि डैम जो चैप्टर है वो सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर भारश्रित ठोस बांध और मृदा नम्य बांध, जैसे ये किसका, कंक्रीट होता है, ये हमारा मिट्टी होता है, इसकी आयु अधिक होती है, इसकी आयु कम होती है, इसमें मेंटेनेंस कम जरूरत पड़ती है, इसमें ज़्यादा पड़ती है, लागत ज़्यादा आती है, लागत कम आती है, बस यही सब सारे है इसमें। देखिए अब स्पिलवे क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। स्पिलवे क्या होता है, देखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया भी है स्पिलवे के बारे में। जलाशय के पूर्ण जल तल तक भर जाने पर अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जो निर्माण, मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई डैम बनाया, ठीक है, अब क्या हो गया, पानी अब भर रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, उस पानी को, एक्स्ट्रा पानी को निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए किनारे पर एक हम क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे, जिससे हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पील वे। वही कह रहा, जलाशय के पूर्ण जल तल तक भर जाने पर अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जो विशेष निकास निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उत्प्लव मार्ग, स्पीलवे कहते हैं। स्पीलवे मुख्य बांध में इनके पार्श्व में अथवा उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर जलाशय की परिधि पर कहीं पर भी क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जलाशय को पूर्ण जल तल पर रखा जाता है, जैसे कि जलाशय में पानी का तल पूर्ण जल तल से ऊपर उठने लगता है, अतिरिक्त पानी ऊपर से निकल कर नदी के अनुप्रवाह में जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है, नदी के अनुप्रवाह। और क्या कहता है, इससे मुख्य बात पानी में डूबने तथा नष्ट होने से बच जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बांध टूटने से बच जाता है। तो कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि स्पिलवे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है डैम में निकालने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं उसे स्पिलवे कहते हैं। ये कहीं पर ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई डैम है, डैम में एक प्लेस दे देते हैं जहाँ से उस पानी, एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कभी क्या आप देखते होंगे घर में, नॉर्मल समझ कि आपके खेत में अगर पानी पूरी तरह से भर गया, अब आपको ले लगता है कि यार अब तो खेत से बाहर पानी जाएगा, देखें तो थोड़ा सा क्या करते हैं आप, खेत में कहीं पर भी थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं जिससे थोड़ा पानी वो निकल जाए। जैसे बारिश का टाइम आ गया, खेत में पूरी तरह से पानी भर गया है, तो आप कुछ पानी को निकालने के लिए क्या करेंगे, होल कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अब देखिए, जैसे यहाँ पर स्पिलवे में हमारा ओवरफ्लो या सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे, साइड स्पिलवे, सैडल स्पिलवे, क्यूट या सूट जिसे बोलते हैं, सूट या ट्रफ स्पिलवे, सॉफ्ट स्पिलवे, टनल स्पिलवे, सैडल साइपन स्पिलवे, वॉल्यूम साइपन स्पिलवे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा क्या, सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे। यह उत्प्लव मार्ग चिनाई अथवा कंक्रीट के भारश्रित बांध पर बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, तो हमारा एक्स्ट्रा पानी आया ना, एक्स्ट्रा पानी से यहाँ की लेवल ये है, यहाँ की लेवल थोड़ा सा क्या करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे। इससे होता क्या है कि हमारी आसानी से फ्लो हो जाए, मतलब एक बैग। देखिए अगर हम डायरेक्ट पानी को गिराएंगे तो क्या होगा, लॉसेस होगा।
ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ये हमारा वाटर का लेवल है, अब इस पानी को थोड़ा सा क्या करेंगे हम, धीरे धीरे क्या करेंगे, एक स्लोप दे देते, ठीक है। वही कह रहा है कि यह उत्प्लव मार्ग न्याय अथवा कंक्रीट का, मतलब ये जो बनाएंगे, पानी के निकलने के लिए बनाएंगे, वो कैसा होना चाहिए, चिनाई अथवा कंक्रीट के भाराश्रित बांधों पर बनाया जाता है। ऐसी घाटी में जहां नदी की चौड़ाई पर्याप्त होती है, अतः उत्प्लव मार्ग अधिक उपयुक्त रहता है। प्रपाती उत्प्लव मार्ग बांध के मध्य क्षेत्र में अथवा इसके एक सिरे पर बनाया जाता है, ठीक है। यह स्पिलवे कंक्रीट की ठोस संरचना होती है, जिसका शिखर गोल ओजी आकार की, नीचे के भाग बकेट टाइप का बनाया जाता है। यह परिच्छेद इस सिद्धांत पर बनाया जाता है कि जब पानी तीखे शिखर वाले बियर, शार्प क्रिस्टेड बियर के ऊपर बहता है तो यह ओजी आकार ग्रहण कर लेता है, मतलब ओजी शेप, ठीक है। तो यहाँ पर केवल किसके बारे में दिया है, एक दिया था, ठीक है, आपको करने के लिए। अब देखिए जैसे आ गया सैडल टाइप। सैडल टाइप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे एकाएक पानी गिराएंगे, फिर अप करेंगे, फिर गिराएंगे, मतलब सैडल की तरह है, ठीक है। काठी नुमा, जैसे पानी हमारा आया, पहले हमने गिराया, फिर पानी ऊपर उठेगा, फिर मतलब एक क्या करेंगे, जैसे सांप देखते हैं इस तरह का स्लोप करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी इस डिस्प्ले में करेंगे, जिसे बोलते हैं सैडल। यह घाटी बहुत सक्रिय व गहरी हो, तब जब घाटी बहुत सक्रिय या गहरी हो और बांध का मतलब बांध पर स्थान के अभाव में प्रपाती उत्प्लव मार्ग का निर्माण न हो सके तो काठीनुमा, मतलब जहां पर हम स्पिलवे नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैडल स्पिलवे देते हैं, ठीक है। तो प्रपाती उत्प्लव मार्ग, जैसे कभी हमने ये देखा था, प्रपाती मतलब ओवरफॉल या सॉलिड ग्रेविटी, मतलब ये क्या करा, तो ये तब नहीं, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई हमारी सकरी घाटी उठी आ गए तो ये तो बना नहीं सकते, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सैडल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सैडल स्पिलवे बनाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, काठी उत्प्लव के लिए जलाशय बेसिन, रिजर्वायर बेसिन की परिधि पर स्थित किसी उपयुक्त गड्ढे अथवा कम गहरी घाटी का चयन किया जाता है। गड्ढे की तली बांध का पूर्ण जलतल पर स्थिर होना चाहिए। यदि गड्ढे की तली पूर्ण जलतल से कुछ नीचे भी है तो इसकी आवश्यक मोटाई में कंक्रीट भरकर उत्प्लव मार्ग पर शिखर पर लिया जाता है, ठीक है। नहीं करना है, ये हमारा शिखर है और ये हमारा क्या है, साइट फॉर सैडल स्पिलवे हो, ठीक है। रॉक फिल, ये बात हो ही चुकी है। तो इस तरह से हमारा क्या हो चुका है, 7वां टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो डैम का था और काफी लंबा टॉपिक है। तो इससे तो फिक्स है क्वेश्चन 5 नंबर या 10 नंबर के आने की पूरी पॉसिबिलिटी मतलब 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीजें, जैसे कैनाल हेड वर्क्स एंड रेगुलेट वर्क्स देखिएगा क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। अपवर्तन हेड वर्क्स किसे कहते हैं, नदी के जल को नहर में मोड़ने के लिए, जैसे ये हमारी कोई नदी है, ठीक है, हमने यहाँ डैम बना दिया, पानी को रोक दिया, अब पानी को रोक तो दिया, अब पानी क्या होगी, यहाँ रुकेगी, अब बगल में हम क्या बना देंगे, कैनाल बना देंगे। तो कैनाल बनाने से थोड़ा सा पहले, मतलब कैनाल है उसके ऊपर हमने क्या बना दिया, हेडवर्क बना दिया, क्यों, क्योंकि जो नदी का पानी है नहर में हमें क्या करना है, मोड़ना है, उसी को हम बोलते हैं हेड वर्क। तो नदी के पानी को नहर मोड़ने के लिए नहर के शीर्ष नदी क्षेत्र में जो अस्थायी व्यवस्था किए थे उसे क्या बोलते हैं, हेड वर्क। डेल्टा क्या होता है, समुद्र से गिरने वाली नदी को कुछ किलोमीटर तक डेल्टा कहते हैं। बैराज अभी बताएंगे। बैराज क्या होता है कि जब बियर के शिखर पर पर्याप्त ऊंचा फाटक, मतलब क्या करे, कोई बियर है उसके ऊपर क्या करे, फाटक लगा दे, ठीक है, नदी जल को अधिक ऊंचाई तक संचित, उसे बैराज कहते हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तन हेडवर्क से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन हेडवर्क से उद्देश्य लिखिए। डाइवर्जन हेडवर्क नदी के जल को नहर मोड़ने के लिए, मैंने बता ही दिया है, नदी के जल को नहर मोड़ने के लिए नहर के शीर्ष या नदी क्षेत्र में जो अस्थायी व्यवस्था की जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन हेडवर्क्स कहते हैं। इसमें नदी के आर पार एक कम ऊंचाई की रोक दीवार क्या कहते हैं, बनाते हैं, ठीक है।
रेगुलेटरी का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पर बनाई गई मुख्य दीवार के प्रकार के अनुसार वियर या बैराज कहते हैं। वियर था बैराज पानी को रोक कर क्या होता है बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अपवर्तन हेडवर्क्स का उद्देश्य, इसमें किस क्या क्या उद्देश्य होते हैं। नदी के पानी को रोक कर इसका तल कुछ क्या उठा देते हैं, जिससे पानी कुछ नहीं करते हैं। सिंपल, जैसे अभी मैं कहा ना कि नदी के पानी को रोक कर इसका तल कुछ मतलब पानी को मतलब जो नदी के पानी है उसको कुछ रोकेंगे, ठीक है, और उस लेवल को क्या करेंगे उठा लेंगे, जिससे पानी गुरुत्व प्रवाह द्वारा नहर में जाने लगेगा। तो डैम बना दिए, डैम बना से पानी रुका, फिर यहाँ पर हमने क्या हेडवर्क बना दिया। अब उस जो नदी के पानी है वो कहाँ एंट्री करेगा हमारे, वो हमारी एंट्री करेगा कैनाल में। ठीक है। तो नहर के मुख के आगे एक कृत्रिम झील बना देते हैं, कृत्रिम झील जैसे बता ही दिए हैं, जिससे नदी के जल तल में उतार चढ़ाव होने पर भी पानी समान दर पर नहर में जाता रहता है। नदी नदी के जल में विद्यमान भारी सिल्ट को नहर में रोकने से रोकता है, ताकि नहर की धारिता कम कम ना होने पाए। तो नहर में पानी को प्रवेश पर नियंत्रण रखता है, ताकि आवश्यकतानुसार पानी न जा पाए अंदर, मतलब पानी नहर में जाए, सॉरी। ठीक है। तो नहर मुख को नदी बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आगे देखिए नहर हेड वर्ष के स्थान का क्या चयन करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के रुके रहिएगा। तो अगर नहर हेड वर्क्स का नहर हेड वर्क्स के स्थल के चयन के लिए
ठीक है, अभी तक बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखते हैं, सेट कर ले। अभी तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चल चल रहा है इस समय स्पीलवे का। ठीक है, तो आज इसका लेक्चर ही मिल जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकता है। चलिए, अभी एक मीटिंग रख लेते हैं, जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है। चलिए, थोड़ा सा कर रहे थे लाइव का। ठीक है, तो अभी आपसे लाइव जुड़ेंगे तो आप समझिएगा। कोई डाउट आता तो बताइएगा। नहर हेड वेस्ट के लिए स्थल चयन करते समय निम्न निम्न बातों का ध्यान। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सिंचाई क्षेत्र। तो सिंचाई क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सिंचाई क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि नहर का सिंचाई क्षेत्र हेडवर्क्स के समीप स्थिर हो, ताकि नहर व रजवाहों की लंबाई न्यूनतम रखी जा सके और परियोजना पर कम खर्च आए। नदी जल तल हेडवर्क्स के स्थान पर नदी के तल ऊंचाई पर्याप्त हो, मतलब हम ऐसा स्थल का चयन करेंगे जहाँ पर्याप्त हमारे ऊंचाई, ताकि गुरुत्व प्रवाह से पानी खेती तक पहुँचता रहे। नदी के पार्ट वही जैसे पुराने उसमें बताए थे, क्या बोलते हैं, डैम में, वैसे यहाँ पर भी क्या रखेंगे, पार्ट न्यूनतम रखेंगे। नहर खंड मतलब सिल्टी या स्कोरिंग न हो नहर के अंदर, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग होगा तो नदी हमारी धीरे धीरे क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, अब समझिएगा सिल्टिंग और स्कोरिंग क्या। सिल्टिंग मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे जो हमारी नहर होती है उस नहर में क्या होते हैं, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर वो लगातार नहर में जमा होंगे तो नहर क्या हो जाएगी, पूरी तरह जाम हो जाएगी। तो जो फ्लो होगा वाटर का वो पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाएगा। स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग समझिएगा, जो स्कोरिंग होता है वो क्या करे, काटना होता है। स्कोरिंग हमारी क्या होगी, काटना होगी। ठीक है, तो स्कोरिंग से सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है स्कोरिंग में कि ये हमारी नदी को काटती, मतलब जो हमारे कैनाल है उसको काटती रहती है। निर्माण सामग्री मतलब मटेरियल आसानी से पहुंच सके और श्रमिक आसानी से वहां तक जा सके। अब देखिए नहर हेड वर्क के लिए क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक ये डायग्राम बनाना है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एक नहर हेड वर्क का अभिविन्यास कीजिए था, इसके समूह घटकों के नाम लिखिए। तो आपको ये डायग्राम बनाना, तो सिंपल से क्या करना है, तो ये हमारा हेडवर्क है, मतलब ये हमारी इस तरह से नदी नदी हमारी इस तरह से थी। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने क्या, देखिए यहाँ पर पानी, देखिए सिंपल चीज समझिएगा। जैसे ये हमारी नदी थी, ये हमारी नदी थी, यहाँ से हमने क्या किया था, डैम बना दिया था, पानी को रोका था, और यहीं पर हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर बना दिया। किसका बना दिया, हेडवर्क का। तो इस पर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक गाइड बैंक होगा यहाँ पर, मतलब पानी को जो एंट्री कराएगा। ठीक है, देखिए या फिर सिंपल अगर नहीं समझना, ऐसा नहीं समझ आ रहा डैम बनाए, तो आप सिंपल चीज़ है, जैसे ये हमारी क्या थी, नदी थी। देखिएगा ये हमारी नदी है, लिखा है रिवर, विभाजक डिवाइडेड वॉल, मतलब उस चीज़ को डिवाइड किया है। बियर या बैराज, मतलब यहाँ पर हम बियर भी बना सकते हैं, बैराज। देखिए बैराज क्या होता है, बैराज एक फाटक होता है। ठीक है, क्या होता है, फाटक होता है। बियर क्या होता है, बियर एक वॉल होती है, उस वॉल के ऊपर से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। जबकि बैराज में क्या होता है, एक फाटक होता है, समझिएगा। बियर और बैराज, बियर में क्या होता है, एक कंक्रीट का हम क्या करते हैं, एक वॉल खड़ा करते हैं। ठीक है, या मशीनरी के बनाते हैं,
उसकी ऊपर से वाटर का फ्लो होता है। जबकि बैराज में क्या होता है, फाटक होते हैं, फाटक खोला जाता है तब उसके नीचे से पानी निकलता है। इसके बगल में हम क्या बना दिए, गेट बना दिए, गेट के पास हमने क्या किया, रेगुलेट कर दिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ये पानी यहाँ पर आया, पानी इकट्ठा हुआ, इस इकट्ठा होकर पानी कहाँ गया, कैनाल में चला गया, ठीक है। जिससे इसके पहले हमने क्या बना दिया, रेगुलेटर बना दिया, जिससे पानी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिश लैडर बनाए। फिश लैडर क्यों बनाए हैं कि अगर फिश लैडर नहीं बनाएंगे तो मछलियाँ क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक अगर एक बैग अगर हमारा क्या होगा, पानी का जंपिंग होगा, तो मछलियाँ ज़्यादातर क्या हो सकती है, मर सकती है। तो इसलिए क्या किए हैं, यहाँ पर हमने एक डिवाइडर वॉल बनाकर उसको इसके लिए क्या, आपने एक फिश लैडर बना दिए, जिससे क्या होगा, मछलियाँ आराम से सीढ़ी से नुआ आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो पहले बात पूछ सकता है कि उसके बताइए घटक। तो बियर बैराज, डिवाइडर वॉल मतलब अलग करना। अंडर स्लूस, देखिएगा अंडर स्लूस कहाँ यहाँ पर है, ये हमारा गाइड बैंक, ये रिवर इधर था ही, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिवाइडर वॉल, वियर बैराज, सील पॉन्ड्स, ठीक है, गेट ये हमारी बनी हुई है, कैनाल, मार्जिनल एम्बैंकमेंट या लॉक चैनल, ठीक है, जब कभी कभी क्या होता है कि पानी कटे ना, इसके लिए बनाते हैं। उसके बाद फिश लैडर देख ही लिए हैं, लॉक सूट, इसमें डायग्राम नहीं बनाया, बगल में ही लॉक सूट बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉक चैनल, सिल्ट प्रिवेंटेंस वर्क यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, सिल्ट अंदर ना जाए। रिवर ट्रेनिंग वर्क मतलब नदियों को ज़्यादातर कटाव ना, इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बांध और वियर में क्या अंतर है, सिंपल चीज, बांध क्या होता है, बांध और वियर मुख्य अंतर यह है कि बांध में प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम में जलाशय एकत्रित पानी को बांध के ऊपर से नहीं निकलने देता, जबकि बियर में क्या होता है, पानी ऊपर से निकलता है। सिंपल, बांध में क्या होता है, पानी ऊपर से नहीं जाता, जबकि बियर में क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी ऊपर से जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर फालतू पानी को निकालने के लिए डैम में क्या करते हैं हम, स्पिल या स्लूस का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, क्रिस्ट होता है, उसके ऊपर से पानी को निकलता है, ठीक है। अब देखिए वियर और बैराज, जैसे वियर और बैराज अभी जस्ट हमने बात किया था कि वियर में क्या होता है, पानी ऊपर से निकलता है, जबकि बैराज में क्या होता है, फाटक लगा होता है। इसमें क्या होता है, प्रति प्रवाह में जल संग्रह वियर की सील के कारण होता है, जबकि इसमें क्या होता है, फाटक के द्वारा होता है, ठीक, मतलब उसके ऊपर से निकलेगा, जबकि इसमें फाटक होते हैं। बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी वियर के ऊपर स्वयं ही निकल जाती है, इसमें क्या कहते हैं, बाढ़ के समय अथवा अन्य किसी फालतू पानी को निकालने के लिए फाटक को ऊपर उठाना पड़ता है, मतलब फाटक को ऊपर उठाएंगे तब हमारा पानी निकलेगा, ठीक है। इस पर निर्माण व्यय कम आता है, मतलब इसको बनाना कम होता है, जबकि इसको बनाना महंगा होता है। इस पर नियंत्रण रखा जाता है, जबकि इस पर नियंत्रण बार बार नहीं रखा जाता है। अब देखिए एक नहर हेड रिएक्टर का स्वच्छ चित्र बनाइए और उसके प्रकार बताइए। जैसे यहाँ पर कैनाल बेड, अब जस्ट हमने बताया था, ये हमारी रोड हो गई, रिस्ट वॉल, पॉन्ड लेवल, अंडर स्लो, जैसे हम बात कर रहे थे अंडर स्लो, सिल्ट एक्सक्लूडर टनल। देखिए सिल्ट एक्सक्लूडर टनल क्या होता है, जैसे कि जो हमारा नदी का पानी, मतलब नदी में जो हमारी सिल्ट है वो हमारे कैनाल में ना जाए, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सिल्ट एक्सक्लूडर बनाएंगे, ठीक है। और बगल में अंडर स्लूस, उसको उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो नदी के पानी को नहर खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर अस्थायी संरचना कहते हैं, उसके होते हैं हेड रेगुलेटर बोलते हैं। यह वियर या अनुलंब स्लूसों से सटा हुआ बनाया जाता है। प्रत्येक नहर के लिए अलग अलग मुख्य नियंत्रण निर्माण किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में जिक्र कर ही दिए हैं। अब देखिए जैसे बात कर रहे थे कि मछली सीढ़ी क्या होती है, मछली सीढ़ी कुछ नहीं होता है, अत्यधिक ठंड पड़ने मछलियां नदी के ऊपरी भागों से नीचे भाग में जाती है, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या रहता है, ठंड रहता है तो नीचे जाती है, ठीक है। और गर्मी में क्या होता है, वो तुरंत क्या कहते हैं, ऊपर आती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में पुनः साफ पानी की तलाश में फिर क्या होते हैं, ऊपरी क्षेत्र में आने लगती है। परंतु मछलियों को पानी को स्वतंत्र पूर्वक गमन या वियर की एक बड़ी बाधा बन जाती है, मतलब वियर क्या होता है, बाधा बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फिश लैडर बनाते हैं, जिससे हमारे पानी आसान जो मछलियां हैं आसानी से निकल जाए फिश लैडर से। बस इतना आपको समझना है। अब आता है लट्ठावाही नलियाँ, ये क्या होता है, जैसे हम ये देखते हैं कि ये चैनल से बोलते हैं चैनल सूट। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम हमारा बगल में कोई फॉरेस्ट था, ठीक है, और वहीं हमारे बगल में ही कोई कैनाल था, तो हमने क्या बना दिया, वहाँ पर लॉक सूट बना दिए। वहाँ से हम क्या करते थे, जो भी बड़े बड़े गट्ठर होते थे, लकड़ियाँ होते, उसको उस कैनाल में डाल देते, तो जिससे हमारा स्लूट से अपने एक प्लेस पर जहाँ हमें पहुँचाना होता वहाँ पहुँच जाता था। तो ये भी बोल सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों तथा यातायात अन्य साधनों को उपलब्ध न होने पर ऊपरी जंगलों के काटे गए लकड़ी के लट्ठे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं।
जो बहकर नदी मैदानों में आ जाते हैं। परिवहन की यह पद्धति सबसे सरल पड़ती है, परंतु नदी पर बनाया गया बियर इनके रास्ते में बांध उत्पन्न करता है। ठीक है, बस इतना आपको समझना। रैंप बना देता, रैंप मतलब क्या होता है, इस तरह का नुमा, यहाँ से पानी इस तरह से निकल जाए, मतलब जो भी हम भेजेंगे और सामान या फिर वुड्स भेजेंगे वो आसानी से आ जाएगा। सिल्ट अवरोधक व सिल्ट निष्कासन। देखिए सिल्ट एक्सक्लूडर, यहाँ पर दो चीजें हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। तो यहाँ पर देखिएगा सिल्ट क्या होता है, नदी के पानी को निचली परतों समानता अधिक मात्रा सिल्ट होती है, नहर में जाने में कुछ नहीं है, बस एक लाइन हमको समझना है कि सिल्ट एक्सक्लूडर का। जैसे हम क्या करते हैं कि जो हमारा हेडवर्क होता है, ठीक है, नदी नदी है और नदी के बगल हमने क्या बनाया है, हेड रेगुलेटर। तो नदी के पानी में क्या रहता है, सिल्ट, उसको जाने से रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर बनाते हैं कि वो पानी हमारे नदी में, वो पानी हमारे कैनाल में न जा पाए। ठीक है, अगर बाई द वे कुछ न कुछ चला गया तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सिल्ट इजेक्टर बनाते हैं। ठीक है, सिल्ट इजेक्टर क्या होता है कि अगर हमारे कुछ न कुछ सिल्ट नहर में चली गई हैं, चला गया है, तो उसको निकालने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सिल्ट इजेक्टर बनाते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ लगाते हैं, ये लगाते हैं हेडवर्क में, जबकि ये कहाँ लगाते हैं, ये हमारा जब अंदर हमारा सिल्ट चला जाता है तब की व्यवस्था करते हैं। विभाजक दीवार क्या होता है, जिसे बोलते हैं डिवाइडर वाल। डिवाइडर वाल क्या होता है, हमने क्या किया था, डिवाइडर वाल किए थे। अर्धसलूसों को सील वियर क्रिस्ट में से पर्याप्त नीचे रखी जाती है, अतः दोनों तलों को अलग करने के लिए मध्य विभाजक दीवार का होना आवश्यक है। यदि दीवार की मुख्य धारा को नहर के मुख्य यदि दीवार नदी की मुख्य धारा को नहर की मुख्य धारा मोड़ने का कार्य करते, देखिए डिवाइड हमने वॉल बना दिया, जैसे हमारा कैनाल, ये हमारी क्या हो गया, रिवर। अब इस पानी को रोकने के लिए डिवाइड वॉल बना दिया, जिससे हमारा क्या हो जाए, आसानी से हमारा क्या हो सकता है, कैनाल के अंदर पानी जा सकता है। अब देख लिया खोसला का रिसन सिद्धांत क्या है। खोसला का रिसन सिद्धांत ये था, अगर यहाँ पानी है तो पानी रिस रिस कर क्या होगी, जाएगी, तो एक पैराबोलिक शेप का ये बनाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी उसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। देख लीजिएगा, ब्लिथ के सिद्धांत पर अभिकल्पित, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मृदा में विचलित हो जाने कारण नष्ट हो जाने पर खोसला ने रिसन सिद्धांत दिया। देखिए डॉक्टर खोसला ने यह सिद्ध कर दिया कि वियर में न्यू में रिसन हुआ, पानी न्यू की निचली प्रोफाइल के साथ नहीं चलता है, जैसे कि ब्लिप्त ने अपने सिद्धांत में बताया। मतलब ये क्या बनेगा, एक सेमी इलिप्स टाइप के, जैसे कि उन्होंने ब्लिप्त ने ये बताया था पैराबोलिक स्लेब का, जबकि यहाँ पर एक सेमी इलिप्स का क्या होता है, बनता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखते हैं, पियर की नींव के सिरों पर लगाई सीट पाइल्स बाहरी फलकों भीतरी फलकों की तुलना में फर्श की लंबाई की तुलना में हेडवर्क्स पर अधिक प्रभावित होती है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गया जैसे जैसे चल जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, कम होता चला जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कम। मगर इस पोजीशन पे क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा होती है, प्रभावी होती है। ठीक है, वही कह रहा है कि वियर की नींव के सिरे पर लगाई गई कटाव सीट पाइल्स। सीट पाइल्स मतलब रोकने के लिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम सीट पाइल लगा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये कटान हमारी रुक जाएगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। भीतरी फलकों की तुलना में अथवा फर्श की क्षैतिज लंबाई की तुलना में पानी के हेड के ह्रास में अधिक प्रभावी होती है। नींव के मध्य भाग में लगाई गई कटाफ जब किनारे पर लगी कटाफ से कम गहराई पर होती है तो लोकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावी होता है। मतलब अगर यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से कटाफ लगा दिए तो ज़्यादा कहाँ होगा, ज़्यादा यहाँ होगा, फिर कम, इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बस इतना आपको समझना। वियर और बैराज के बारे में बता ही दिया है, ये डायग्राम बना लीजिएगा, तो रोल क्या होता है वियर और बैराज। अब आता हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का। देखिए कि पारगामी जल निकास के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। सिंचाई नहर जब मार्ग में पड़ने वाले किसी नदी नाले को ऊपर अथवा नीचे से समतल पार करती है तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई नदी आ गया, फिर उधर से नाला भी आ गया। अब हमें क्या करना है कि नदी को ऊपर लेके जाना है कि नाला को लेके जाना है। तो ऐसे कंडीशन को पढ़ने के लिए हम बोलते हैं पारगामी जल निकास। तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी कैनाल है,
ठीक है, बगल में कोई हमारा कोई आ गया, नाला आ गया, तो क्या करेंगे? उसके लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे बोलते हैं पारगामी जल निकास। तो बस इतना है, आपको एग्जाम में लिखना है कि सिंचाई जल मार्ग में पड़ने वाली किसी नदी, नाले या ड्रेन को ऊपर, नीचे अथवा समतल में पार करती है तो इस संगम पर जो विशेष जलीय संरचना बनाई जाती है उसे पारगामी जल निकास कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट कुछ नहीं, सिंपल, जैसे मान लीजिए हमारी कोई कैनाल थी, कैनाल का फ्लो हो रहा था और इधर से क्या हो रही है, हमारी कोई नाली आ रही है या फिर कोई नाला है। तो अगर नाला हमारा नीचे है और कैनाल हमारा ऊपर है, तो उन दोनों का लेवल है, तो वहां पर क्या बनाते हैं, एक्वाडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्वाडक्ट। देखिए, जब सिंचाई नहर को किसी नदी, नाले को ऊपर से निकालते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि नहर को ऊपर कर रहे हैं जबकि नदी, नाला हमारा कहाँ, नीचे है, इस संरचना को जल सेतु कहते हैं। देख लीजिएगा, ये हमारे इधर ड्रेन था और ये हमारी कैनाल था, तो हमारा ड्रेन नीचे रहेगा जबकि दोनों को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग, तो हम कैनाल को ऊपर से लेकर जाएंगे, जिसके ऊपर यातायात के स्थान पर नहर के पास, नहर का पानी पास होता, साधारण प्रकार के जल सेतु नदी, नाले और चैनलों को स्वतंत्र रूप से रहता है। बस इतना समझना है। टाइप्स ऑफ एक्वाडक्ट, अब देखिएगा एक्वाडक्ट का टाइप। सबसे पहले आता है हमारा आर्च एक्वाडक्ट। जैसे इस प्रकार के जल क्षेत्र में नदी या नालों पर एक से अधिक डाट बना देते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन आता है तो हम क्या बनाते हैं, आर्च बना देते हैं। ऊपर कैनाल रहेगा और नीचे हमारी क्या रहेगी, ड्रेन बना देते हैं। मतलब ऊपर से हमारी क्या निकाल देंगे, कैनाल, और नीचे से हम क्या निकाल देते हैं, ड्रेन निकाल देते हैं। ठीक है, स्लैब एक्वाडक्ट, मतलब यहाँ पर हम स्लैब बना देते हैं। ठीक है, नीचे से हम क्या करेंगे, नाला निकाल देंगे, ऊपर से हम कैनाल निकाल देते हैं। ट्रफ एक्वाडक्ट, ट्रफ बना देंगे यहाँ पर। बस आपको बस समझना एक्वाडक्ट होता क्या है, आपको ये समझना। अब आता है साइपन एक्वाडक्ट। साइपन एक्वाडक्ट क्या होता है, तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि हमारा जो कैनाल था वो ऊपर था और जो हमारी ड्रेन थी वो नीचे थी, और दोनों का जो लेवल था वो डिफरेंट डिफरेंट था। अब मान लीजिए ऐसा आता है कि दोनों का लेवल सेम आ जाता है, मतलब अंतर बहुत कम आता है, अंतर बहुत कम आता है। तो लिखा क्या, जब नहर या नाले के तलों में बहुत कम अंतर होता है तो क्रॉसिंग पर नाले की तली को खोद कर नीचे कर दिया जाता है। इस प्रकार नाले में कुछ आवश्यक जल मार्ग उपलब्ध हो जाता है और बाढ़ के समय पानी सरलता से नहर के नीचे निकल जाता है। इस जल सेतु में नाले को, तली को अप स्ट्रीम से गिराकर डाउन स्ट्रीम पुनः उठा जाता है। यह एक प्रकार का उल्टा साइफन, इन्वर्ट साइफन बन जाता है। निघर्षण रोकने के लिए नाले की तली पर पक्का फर्श बनाया जाता है। साइफन के लिए आवश्यक वृत्ताकार बैराज, कुछ नहीं करना था। जैसे मान लीजिए अब इन दोनों का लेवल कम आ जा रहा है, किसका किसका लेवल कम आ जा रहा है, कि जो हमारा ड्रेन है और एक कैनाल लगभग लगभग टच करने वाला, तो इसको क्या करेंगे, इसके लेवल को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अप करेंगे, तो वो एक इन्वर्टेड साइफन की तरह बन जाता है। इसे बोलते हैं साइफन एक्वाडक्ट बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है। ठीक है, सुपर पासेज क्या होता है। सुपर पासेज क्या होता है कि कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जब हमारा क्या हो, और नदी या नाला ऊपर है कैनाल से, तो क्या करेंगे, तो हम ऊपर से बना देते हैं नदी नाले को, इसे बोलते हैं सुपर पासेज। जब नहर को मार्ग पड़ने वाला नदी नाला, नदी नाले के नीचे से निकाला जाता है, नदी नाले के नीचे से निकाला जाता है, तो उसे उर्ध सुपर पासेज कहते हैं। समझिएगा, जैसे हमारे दोनों का लेवल अगर बात करते हैं तो नदी की ज़्यादा है, कैनाल कम है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, नदी, मतलब जो हमारा नदी या नाला है उसको ऊपर से करेंगे और उसके जस्ट नीचे से हम किसको निकालेंगे, हम कैनाल को निकालेंगे, जिसे बोलते हैं सुपर पासेज। जब नहर को मार्ग पड़ने वाली नदी नाले को नीचे से निकाला जाता है तो उर्ध संघन कहते हैं। ठीक है, नहर या नालों के तली के समान बनाया जाता है। ठीक है, निर्माण में जल सेतु की भात किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है। यहाँ पर डायग्राम कैनाल का, ड्रेन का बना दीजिएगा। ठीक है, कैनाल साइफन, कैनाल साइफन वही बात है, कैनाल नीचे होगा और हमारा फुल सप्लाई लेवल क्या होगा, पर होगा। तो आप समझ गए कि हमारा क्या होता है, एक्वाडक्ट क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, और फिर सुपर पासेज क्या होता है, फिर यहाँ पर कैनाल साइफन क्या होता है, ये आप समझ गए। लेवल क्रॉसिंग, जब दोनों का लेवल सेम हो जाए तो उसे लेवल क्रॉसिंग। तो प्रवेशिका, जहाँ से पानी एंट्री करता है प्रवेशिका इनलेट बोलते हैं, और निष्कासिका जहाँ से पानी निकलता है उसे आउटलेट बोलते हैं। सुपर पासेज, एक्वाडक्ट, ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इनलेट इसके बारे में जिक्र हो ही गया है। इस तरह से 9th नंबर चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट। अब आता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विद, देखिए इसमें से का क्वेश्चन देख लीजिए।
नहर प्रपात से क्या समझते हैं? ठीक है, नहर प्रपात झाल क्यों मतलब झील क्यों बना जाता है, स्पष्ट कीजिए। जैसे कैनाल फॉल, कैनाल फॉल क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कैनाल का ये लेवल, इस लेवल को थोड़ा सा क्या करना, डाउन करना, मतलब इस लेवल को थोड़ा सा डाउन करना, तुम्हें फॉल बनाना। जैसे इसके पहले हम पढ़ाई दिए हैं फॉल क्या होता है, जब स्पिलवे पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा कैनाल फॉल, जब नहर के जल तल को आकाशमक नीचे गिरा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। मतलब अगर हमारा ये कैनाल का लेवल, इस कैनाल को थोड़ा सा क्या करना है, नीचे करना है, तो वहाँ पर फॉल बना जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, कैनाल फॉल बनाते हैं। देखिए नहर प्रपात की आवश्यकता क्या होती है, पानी का गुरुत्वीय प्रवाह बनाए के लिए। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ का लैंड था, तो यहाँ के लिए तो पानी हो गया, मान लीजिए एका बैक नीचे कोई लैंड आ गया, तो क्या करें, थोड़ा सा लेवल को नीचे कर देंगे, गुरुत्वीय प्रवाह से उस एरिया में भी पानी की सिंचाई हो जाए। तो पानी के गुरुत्वीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नहर की तली को उतरती हुई एक निर्धारित अनुलंब ढाल दी जाती है। जब क्षेत्र की भूमि पर प्राकृतिक ढाल नहर ढाल से अधिक होती है तो ये चीजें करते हैं। इतना चीज समझना है इसमें। प्रपातों को विभिन्न प्रकार, जैसे ओजी, ओजी का मतलब जैसे वहां पर ओजी फॉल आया था, ओजी स्पिलवे, यहाँ पर सेम वही चीज है। ठीक है, जब प्रपात सर्वप्रथम यह सर्वप्रथम गंगा नहर बनाया गया था, ये कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने क्या किया, कंक्रीटिंग का स्ट्रक्चर बना दिए थे। और ये हमारा क्या था कि कैनाल का लेवल था, इस लेवल को हमने क्या किया, नीचे कर दिया। देखिए एका बाग अगर लेवल को डाउन करेंगे, जैसे हमने स्पिलवे पढ़ रहे थे सेम वैसे यहाँ पर भी है, बस क्या करेंगे, फॉल बना देते हैं, मतलब पानी को निकाल रहे हैं। यह प्रपात सर्वप्रथम गंगा नहर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ऊंचाई गिरते पानी को प्रतिप्रवाह से अनुलंब ढाल को स्मूथ ट्रांजिशन प्रदान करता है, जल का संघट इम्पैक्ट रोकना चाहिए, इसलिए प्रपात का निर्माण फॉलिंग नेपी की भांति किया जाता है। अब आ गया रेपिड ग्लेसिस। रेपिड का मतलब क्या होता है, इस पानी को रेपिड की तरह हल्का हल्का क्या करेंगे, सॉरी स्टेपर्ड, ये हो जाएगा सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा हमने किया, क्या क्या किया, सीढ़ी नुमा। रेपिड क्या होता है, रेपिड का मतलब ये होता है हमने इस तरह का स्लोप दे दिया, मतलब 1/20 का स्लोप दे दिया डायरेक्ट, तो पानी से निकलता चला गया। अब देखिए नॉच भी बना सकते हैं पानी को निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शारदा टाइप आपको नहीं देखना है, ये शारदा नहर बनाया गया तो शारदा टाइप हो गया। फ्ल्यूम क्या होता है, फ्ल्यूम का मतलब क्या होता है, एक सकरा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई कैनाल है, तो अगर कैनाल का कहीं सकरा हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फ्ल्यूम। फ्ल्यूम फॉल, या फिर अगर कोई फॉल आ गया तो उसको थोड़ा सा क्या अगर सकरा कर दे तो उसे फ्ल्यूम फॉल कहते हैं। टॉपिक में बस आपको यही समझना है। बीफॉल या बिफर वॉल किसे कहते हैं, इस सिस्टम के डाउन स्ट्रीम्स के सिरे पर बनाई गई, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर आया पृष्ठ क्रिस्टन, यहाँ से पानी को धीरे धीरे से यहाँ निकालने के लिए हमने एक वॉल बना दिया, ठीक, और यह क्रिस्टन होगा। जैसे कुंड आप जानते हैं, कुंड की तरह ये भी है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर टेम्पल पर चढ़ाते हैं जल को, ठीक है, तो वहाँ पर देखेगा कुंड बना होता है ना, नहीं तो अगर वैसे गिराएंगे तो क्या लॉसेस होगा उस एरिया का, तो वही चीज़ का क्यूबिकल यहाँ पर क्या बनाएंगे, ब्लॉक बना देते हैं, लॉसेस ना हो। और ये तो आप देखे होंगे, अगर कोई आप पिचिंग की बात करते हैं, अप्रोन की बात करते हैं, जैसे हमारा कोई नदी है, उस नदी के क्या करते हैं, साइडों में अप्रोन बना देते हैं, जिससे कटान उटान न हो। ट्यूम के बाद कर ही दिए थे, जहाँ सेक्शन कम होता है। इसमें बस इतना ही समझना है। रजवाहा रेगुलेटर, ठीक है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। ये रेगुलेटर रजवाहों को उद्गम बिंदु बना जाता है, और कार की दृष्टि वही है, हेड रेगुलेटर पर ही बनाते हैं, जहाँ पर निकल जाता है तो उसे हेड रेगुलेटर, ठीक है। जैसे कैनाल है, अब उस कैनाल पर हमने क्या किया, रेगुलेटर बनाया, हेड रेगुलेटर, और हेड रेगुलेटर में से कई कैनाल को निकालना तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, बस समझना। जैसे मान लीजिए कि हमारी कैनाल आई और उस कैनाल से हमने क्या किया, अलग अलग निकालना है, तो वहाँ क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया। टेलीस्केप देखिएगा, फ्रंट एलिवेशन, इस तरह का हमने एलिवेशन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तलपट्टी का, तलपट्टी मतलब जो बेड लेवल होता है, जो कैनाल का लेवल होता है, उसे तलपट्टी कहते हैं। आप देखिएगा कहीं कच्चा होता है, कहीं कहीं पक्का होता है, अभी पढ़ेंगे। लाइनिंग, लाइनिंग बता ही दिए हैं, ठीक है। लाइनिंग क्यों कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लॉसेस ना हो। अब आते हैं कैनाल स्केप। कैनाल स्केप क्या होता है, कैनाल का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है, ठीक है,
उसे बोलते हैं कैनाल स्केप बोलते हैं। नहर प्रणाली में अतिरिक्त एक ऐसी नहर प्रणाली में अतिवाही एक ऐसी अतिरिक्त परंतु अनिवार्य संरचना है जो पानी जो नहर के पानी को आवश्यकता न होने पर अथवा आपात स्थिति में क्या होता है, बाहर निकालने का काम करता है। बस इतना आपको लिखना है। सरप्लस वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी क्या कहते हैं उसमें डाल देते तो सरप्लस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा हो गया है, सकते हो। तो यह नहर की लंबाई में कहीं भी बनाई जा सकती है, परंतु इसके लिए उपयुक्त स्थान वह है जहाँ नदी नाले पास से गुजरती है अथवा इसे पार करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, चैनल बनाकर पानी को इस टॉपिक में केवल इतना ही देखना है। अगर कभी कभी मोगा पूछ सकता है, मोगा क्या होता है, जिसे बोलते हैं नॉड मॉडल आउटलेट्स। इस प्रकार के मोगे में निस्सरण मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है और वाटर कोर्स में अंतर कम होता है, मतलब जहाँ से हमारे पानी का फ्लो होता है उसका लेवल और डिस्ट्रीब्यूट जहाँ से पानी आ रहा है उनका लेवल अगर कम हो तो उसे बोलते हैं नॉन मॉडरेट आउटलेट। रजवाहा अथवा गुल दोनों में से, रजवाहा मतलब जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी सारा, गुल मतलब जो नालियाँ हैं, ठीक, ऊपरी भागों में अधिक निस्सरण हो सकता है। मॉडल आउटलेट क्या होता है, इन मोगों में निस्सरण एक निश्चित कार्यकारी शीर्ष वर्किंग हेड पर कांस्टेंट रहता है। बस इस पर देखना गिव के। अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क में। रिवर ट्रेनिंग वर्क में समझेगा, देखिए रिवर ट्रेनिंग वर्क मतलब क्या होता है, नदी, जो सिंपल समझेगा एक लाइन में, कि नदी के कटान, जो नदी हमारी लगातार कट रही है इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क, जिससे हमारा नदी न कटे, उसी को बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। कैसे नहीं कटेगी, जैसे वहाँ पिचिंग कर दीजिए, ठीक है, पिचिंग कर देंगे तो नहीं होगा। स्टेज ऑफ रिवर, जैसे एक माउंटेनियस स्टेज, सब माउंटेनियस स्टेज, ट्रफ हो गया और डेल्टा हो गया। जलोढ़ मैदानी में बहने वाले नदियों की विशेषता क्या होता है, ग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर और मिंडरिंग, अभी आगे जस्ट बात करेंगे। अब देखिए रिवर ट्रेनिंग वर्क में क्या होता है, जैसे मार्जिनल, जैसे अगर हमारा कोई रिवर फ्लो हो रहा है, बगल हम मार्जिनल कर ले, चाहे वो कंक्रीट के बना ले चाहे तो हम मशीनरी कर ले, जिससे हमारे नदियाँ कटे ना, कटने से क्या होगा, नदियाँ की चौड़ाई धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। फिर पश्चवर्ती गाइड के बाद गाइंस, अभी आगे का एक चीज़ आएगा, ठीक है। पिच आइसलैंड, तो यहाँ पे देखेगा नदी के नियंत्रण पर्पज क्या होगा, तो पहले देखेंगे पाठ न्यूनतम होना चाहिए, कटान बहुत कम होना चाहिए, ऐसा ना बहुत ज़्यादा कटे, बाढ़ से सुरक्षा होना चाहिए जहाँ पर हम रिवर ट्रेनिंग वर्क करेंगे, ठीक है। प्रवाह की दृष्टि से 12 मासी, मतलब जहाँ पर 12 महीने होती है, रहती है नदियों में फ्लो। दूसरा मौसमी, मतलब कुछ मौसम होते हैं, जैसे नॉन लीनियल या नॉन हिमालय रिवर कहते हैं। एक वर्जिन हिमालय, ठीक है, जो बरसाती नदियाँ सूखे पहाड़ों से निकलती हैं और अपने ऊपरी क्षेत्रों से ही पहुंच जाती है, ठीक है। अब देखिए अग्रेडिंग, अग्रेडिंग क्या होता है, अग्रेडिंग और डिग्रेडिंग का उल्लेख कीजिए, ये थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा कि जब नदी अपने तल को किसी विशेष अनुलंब ढाल में ढालने में, जैसे मान लीजिए ये हमारी नदी है और क्या हो रहा है, जब नदी हमारे क्या हो एक ढाल के रूप में ढालने में लगी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रेडिंग। इस अवस्था में नदी में सिल्टिंग अधिक होती है। सिल्टिंग मतलब क्या होता, वहाँ पर सिल्ट का जमाव। डिग्रेडिंग क्या होता है, जब उसको काटने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्रेडिंग। तो जिसके कारण यह अपनी विशेष ढाल बनाती है, नदी का अत्यधिक तलछट सेडिमेंट लोड नीचे बैठने लगता है और अभिक्रमी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नदी की अभिक्रमी लंबाई प्राय सीधी और अधिक चौड़ी होती है, यह छोटी छोटी कई धाराओं में बहती है, ठीक है। आगे देखिएगा, अभिक्रमी नदी होने का कारण लिखिए। जब नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है तो प्रवाह की गति धीमी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिल्ट आने से रुक जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि कटान बहुत ज़्यादा होने लगता है। अवक्रमी क्या होता है, नदी की अवक्रमी अवस्था में क्या होने लगता है, कटने लगता है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं हम, डिग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अवक्रमी होने के कारण क्या है, नदी के ढाल आकाश में बढ़ जाना, मतलब लगातार एक बार ढाल बढ़ जाए तब हमारा कटेगा, तभी तुम्हारा क्या होगा, कटेगा। अब देखिए मिंडरिंग क्या होता है, मिंडरिंग मतलब ये होता है, आप समझिएगा, मिंडरिंग रिवर, जलोढ़ मृदा में जब नदियां इधर उधर भटकती हुई बहती हैं तो उसे बोलते हैं मिंडरिंग। जैसे आप कभी देखेगा गंगा रिवर, तो गंगा रिवर एक ऐसे सीधी नहीं जाती है, वो क्या होती हैं, इस तरह से स्लेब में जाती है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, मिंडरिंग। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ
जो हमारा वाटर है वो ऐसे प्लेस का चयन करता है जहां से वो आसानी से पहुंच सके, एक मतलब आसानी से मार्ग में पहुंच जाए। अगर कोई बाधा है तो उस बाधा को वो टच ना करते हुए कोई ऐसी सिंपल मार्ग बनाएगी जहां से वो आसानी पहुंच जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिंडरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। मिंडरिंग क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि जलोल मैदान में जब नदी इधर उधर भटकती हुई बहती है तो उसे विसर्पी नदी कहते हैं। नदी में एक दूसरे से सिल्ट प्रवृत्ति के क्रमागत एस टाइप के, देखिएगा यहाँ पर कर्व कैसे बनना, एस टाइप की ये नदी है ना, तो एस टाइप के ये क्या बना रही है, कर्व बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से कर्व बना रहे उसे बोलते हैं मिंडरिंग, जहाँ से चीजें प्रोसेस हो रही उसे मिंडरिंग लेंथ कहते हैं। ये कर्व बना रहे ये विड्थ होती है, इसे बोलते हैं मिंडरिंग विड्थ बोलते हैं, ठीक है। मिंडरिंग लेंथ समझ में आ गया, मिंडरिंग विड्थ समझ में आ गया। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब मिंडरिंग लेंथ का और विड्थ का, तो लेंथ हमारी क्या हो, ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया चीज़ें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रयागराज से अगर बनारस की बात करेंगे तो 136 से 132 किलोमीटर है, जबकि वैसे जाएंगे तो लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाए, किससे, जो हमारी नदियों की है, ठीक है। तो यहाँ पर मिंडरिंग लेंथ, मिंडरिंग विड्थ, क्रॉसिंग क्या होगा इसके बारे में बता दिया। अब देखिए विसर्पण का कारण क्या होता है, खोजकर्ताओं ने विसर्पण के अलग अलग क्या किया, कारण बताएं। इंग्लिश थ्योरी मिंडरिंग के अनुसार जब नदी में सिल्ट अधिक होती है तो खुरदरेपन के कारण अतिरिक्त टर्बुलेंट एनर्जी उत्पन्न होती है, नदी के प्रवाह में अच्छी न रहकर एक किनारे की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इससे नदी में क्रॉस प्रवाह होने लगता है, जिससे नदी की बाहरी किनारे कटने लगता है और भीतरी किनारे क्या होता है, स्थापित नहीं होता है। तो विसर्पण कारण क्या होता है, निसरण, सिल्ट पहाड़, ये सारी चीज होती है। अब देखिएगा मार्जिनल इम्बैकमेंट कुछ नहीं होता, जैसे अगर हम बात करते हैं मार्जिनल, तो ये हमारी क्या रिवर है, इस रिवर के बगल हम क्या करेंगे, पिचिंग करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल इम्बैकमेंट। ये क्या बोल दिया है, मार्जिनल इम्बैकमेंट। नदी के पानी को बाढ़ के आसपास क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए नदी के दोनों किनारे के साथ साथ किसी एक किनारे पर उचित लंबाई में एक बांध बना देते हैं, जिसे बोलते हैं मार्जिनल इम्बैकमेंट, ठीक है। इसमें समझना है। गाइड बैंक या बल बैंक, देखिए गाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी क्या हो गई, रिवर हो गई, यहाँ पर नदी कटे मतलब नदी का कटान हो, इसलिए हम क्या कहें, गाइड की तरह बना दिए, ठीक। ठीक है। बाढ़ के समय नदी के पानी काफी बड़े क्षेत्रों में जाता है, इसके लिए इतनी बड़ी झील संरचना करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, तो निर्देश इधर देखिएगा, ये दोनों जगह क्या कर रहे हैं, इसको चौड़ाई बढ़े ना, इसलिए हम क्या कहें, गाइड बैंक बना। अब देखिए लॉन्चिंग अप्रोन क्या है, कि 1.5, जैसे कि लॉन्चिंग अप्रोन समझे, जो पट्टी की मोटाई होगी, अचल पट्टी की चौड़ाई, जो पट्टी हम रखेंगे, जो दोनों तरफ रखेंगे इधर से इधर, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो चौड़ाई होगी, जो चौड़ाई होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या करेगी, नदी के संभावित निष्करण, मतलब जहाँ से उसका कटान हो रहा है वो उसका कितना लेंगे, 1.5 गुना। और जबकि इसमें क्या करेंगे, जो मोटाई लेंगे 1.5 से लेकर 1.5 की मोटाई लेंगे, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इससे क्या होता है, इसको करने से क्या होता है कि हमारी नदियाँ जो कटेगी नहीं, बच जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ेगी नहीं। अच्छा, हानि क्या होता है, हानि इसमें ये होता है कि इसमें लागत ज़्यादा आएगी, और साथ साथ क्या होता है, बाढ़ में क्या होते हैं कि तटबंध के कारण बाढ़ के समय बहकर आने वाली सिल्ट नदी क्षेत्र में वंचित रह जाते हैं, और साथ में क्या होता है, एक अच्छी खाद का काम करती है, ठीक है। देखिए गाइंस या इस पर क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे ये हमारी नदी है तो यहाँ पर इस शेप का हम बना देते हैं, जिससे क्या होता है, गाइन या इस पर बोलते हैं, इधर हमारा क्या है, मार्जिनल इम्बैकमेंट है। तो पूजारोध कम लंबाई का एक बंध होता है, जो नदी के विचलित प्रवाह से नदी के तटों की रक्षा करने के लिए तथा नदी के पाट को साधने के लिए इसके प्रवाह को समकोण बनाया जाता है। इम्बैकमेंट से शुरू होकर
नदी के भीतर इसके सम्मुख धारा पर बनाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, इसे ग्राइंस बना दिए तो ये बढ़े ना, बस आपको इतना ही देखना है इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया था कि जो हमारा ग्राइंस है, तो ग्राइंस में क्या होता है, प्रतिकारी ग्राइंस और आकर्षक ग्राइंस, ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये ग्राइंस। जैसे कि हमारा क्या होगा, ये जो ग्राइंस होते हैं वो 60 से 80 डिग्री पर हम क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर हमारा प्रवाह हो रहा है, ये रिवर, और इसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है 45 से लेकर 60 तक का। बस इतना आपको डायग्राम बना लेंगे बस। और इसमें ज़्यादा आपको नहीं, लॉन्चिंग अप्रोन बताई दिए हैं, लॉन्चिंग। ठीक है, लॉन्चिंग अप्रोन की जो हम चौड़ाई लेंगे वो कितना लेंगे, 1.5 गुना लेंगे, और मोटाई कितना लेंगे, 1.25 से 1। ठीक है, पिचिंग आइसलैंड। अब देखिए जल ग्रसन, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बस वो बता दे रहे हैं और आपका चैप्टर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग क्या होता है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब लगातार बारिश होती है तो उससे होता क्या है कि आपके खेतों में क्या होता है, जल भराव हो जाता है, जिसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इससे होता है क्या होता है, फसलें हमारे धीरे धीरे खराब होने लगती। ठीक है, ठीक है, अब उस एक्स्ट्रा पानी को हम निकालेंगे। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग अगर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि अत्यधिक नमी या वायजीवी दशाकरण जल जड़ क्षेत्र की मृदा अनुपयुक्त हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जल ग्रसन या वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, कासेज वाटर लॉगिंग क्या है, अत्यधिक सिंचाई हो जाएगी तब दिक्कत होगी, कच्ची नहरों के कारण होगी, क्षेत्र को नीचा कर दें, उपयुक्त जल की निकासी न होने के कारण, भौम जल स्तर के पास होने का, मतलब अगर वाटर लॉगिंग कब हो सकता है, जब लगातार सिंचाई कर रहे हैं या लगातार बारिश हो रही है तो ये समस्याएं हो सकती। जल ग्रसन के कुप्रभाव क्या होता है, मच्छर उपजेंगे, पेड़ पौधे की जो वृद्धि होगी वो रुकेगी। ठीक है, और फसल फसल क्या होगी, नष्ट हो गए, जंगली घास फूस उगेंगे, बस ये समझना है। बस इसमें से अब देखिए रोकने के उपाय क्या करेंगे, प्रिवेंशन मेजरमेंट, पुलों को रिसन को कम करेंगे, सिंचाई तीव्रता घटाएंगे, नलकूप सिंचाई अपनाएंगे। देखिए बस आपको इसमें से एक क्वेश्चन, वाटर लॉगिंग क्या, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी हो गया, अगर लगातार हम क्या करें, किसी खेत को सिंचाव करें या लगातार बारिश हो रही है तो खेतों में पानी का जमाव होता है, इसे क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग होता है। और इस वाटर लॉगिंग से क्या होगी, फसलें हमारी नष्ट होगी। ठीक है, उपजाऊ क्षमता कम होगी और ज़मीन हमारी क्या होगी, बंजर होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है वाटर लॉगिंग से। बस इसमें से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब देखिए भौम जल भरण, जैसे आज के टाइम पर आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बारिश बहुत कम हो रही है, तो होता क्या है कि छोटे छोटे ड्रेन बना देते हैं, छोटे छोटे तालाब बना देते हैं, जिससे क्या होता है, जो वर्षा का पानी होता है वो क्या होता है, पुनः क्या हो जाता है, उसे भरता है और फिर हमारी ग्राउंड लेवल हो उसको रिचार्ज करता है, जिसे बोलते हैं क्या, भौम जल पुनः भरण करते। ठीक है, जैसे खुद एक कूप या पोखर खोद देते हैं, सघन वनकीकरण द्वारा कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा बन जाता है, या फिर पक्का संचयन करते हैं, बनाया हुआ है सॉफ्ट द्वारा गड्ढा उड्ढा खोद देते हैं, इससे सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक बार पूरा पेपर देख ले तो क्वेश्चन क्या क्या आपको पेपर है, पेपर में आया है 2022 के पेपर देख लीजिए, क्या क्या पढ़ाए हैं। रेलवे पूछा है, सतही और उपसतही व्याख्या बताए हैं, जल संचयन टेस्ट तकनीक के बारे में। ये ये क्या होता है, जैसे
साफ चित्रों से विभिन्न प्रकार के वर्षा मापक पढ़ा दिए। जीसीए और सीसीए क्या होता है। लिफ्ट इरिगेशन की इरिगेशन के बारे में बता ही दिए। भारत सिंचाई पढ़ाए हैं। पर क्या हो रहा, तीसरा क्वेश्चन, बिल की परिभाषा लिखिए, ये भी बता दिया। डेल्टा ड्यूटी, इस पर न्यूमेरिकली बता दिए हैं। कन्फाइन अनकन्फाइन एक्वाफर्स, ये भी बता दिया। कोना, ठीक है, जो पानी और एक कम हो, मतलब एक क्या बना दे, एक सेप बना दे, पढ़ा दिए। चौथा देखिए, कनेडियो लेसिक सिद्धांत। देखिए ये थोड़ा सा नहीं मिला है, आप ग्रेविटी डैम पढ़ाई दिए हैं, बियर और बैराज पढ़ाई दिए हैं। कनेडियो लेसिक सिद्धांत में कुछ नहीं करना है। कनेडी ने ये कहा था कि अगर नहर हमारी कोई चलती है और ये नीचे से उत्पन्न होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट फैक्टर की बात नहीं किए थे। और जबकि लेसी ने क्या कहा था, जब हमारे नहरों वाटर चलता है, साइडों और जो हमारे साइड और नीचे से क्या होती है, फव्वारें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। कनेडियो लेसी में यहाँ पर ही दिए हैं, जैसे नहर के तली पर खुरदरेपन के कारण एडीज उत्पन्न होते हैं, जबकि यहाँ पर साइडोस होते हैं। इसमें क्या होता है, बलोकरण सिल्ट ग्रेड अनुलंबित रहता है, जबकि इसमें योगदान देते हैं। नहरों का अभिकल्पन के लिए कनेडी ने एन दिया था, जबकि इसमें कोई नहीं दिया था, हाँ? उसके बाद सिल्ट फैक्टर के लिए 1.75 डी मिनिमम, मतलब ऐसे सीवीआर फार्मूला समान। उसके बाद रिजिम के लिए 4.7, जबकि इसमें ट्रायल पर बेस, ठीक है, के बारे में बता ही दिया, हो गया। पांचवा पहले आउटलेट्स क्या है बता ही दिए हैं। हर शिष्य के स्थान का चयन कितना, चार। रिवर ट्रेनिंग वर्क, सूचवाद, बहुत तरीके के। कैनाल लाइनिंग हुई कि आप कोई भी इसमें क्या करें, क्वेश्चन चार करना, ठीक है, तो आसान है। अभी आप पेपर भी देख लिए होंगे और आपको इसमें भी आ गया होगा, आराम से कर लेंगे। अगर इतना आप कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू मेरी कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा पेपर देने में। मिलते हैं एक नए और सब्जेक्ट के साथ, जो भी आरसीसी का 7वां 8वां 9वां चैप्टर बाकी है, और जो अगला लेक्चर है उसमें कंप्लीट करते हैं।